बिया और सूरज जी ने करी। दोनों ने आपस में किस गुलाब सिंह को दिया। बहुत बड़ा धोखा। अब घर की प्रॉपर्टी करने वाली है। अपने नाम ईशा को पता चलने वाली है। कहानी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। गुलाब हवेली की दीवारों में आज एक अजीब सी खामोशी और आने वाले तूफान की आहट थी, क्योंकि रिश्तों और विश्वास की जो नींव बरसों से जमी थी वह आज हिलने वाली थी। बंदिया की चाल इतनी गहरी और खतरनाक थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। कहानी उस वक्त एक नया और खौफनाक मोड़ लेती है जब रिसेप्शन की धूमधाम के बीच एक ऐसा सच सामने आता है जो गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसका देता है। बंदिया ने बहुत ही शातिर तरीके से रिसेप्शन शुरू होने से ठीक पहले गुलाब सिंह को धोखे से नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया था। उस बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर उसने वकीलों और गवाहों को भ्रम में रखा और गुलाब सिंह के नाम की सारी जायदाद, वह पुतैनी हवेली और रुतबा सब कुछ अपने नाम करवा लिया। जब तक गुलाब सिंह को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी। रिसेप्शन में जब रोशनी चमचमा रही थी और मेहमानों का तांता लगा था, तब बंदिया ने माइक हाथ में लिया। उसकी आंखों में जीत की एक क्रूर चमक थी। उसने सबके सामने भरी महफिल में ऐलान किया कि अब से गुलाब हवेली की असली मालकिन कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। यह सुनते ही गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे जैसे उनके अस्तित्व का ही कोई हिस्सा उनसे छीन लिया गया हो। ईशा जो कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसे तुरंत समझ आ गया कि बंदिया ने सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं हथियाई है बल्कि उसने एक बहुत बड़ा खेल खेला है जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सूरज, जो अब तक ब्याह को सिर्फ एक चालाक औरत समझ रहा था, अब मान चुका था कि ब्याह पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कैद कर चुकी है और नचाने के लिए तैयार है। ब्याह का वार सीधा ईशा के रिश्ते और मानसिक शांति पर था। समारोह में बंदिया ने अपनी क्रूरता की हद पार करते हुए गुलाब सिंह की आंखों में देखकर कहा कि अब इस घर के फैसले वही लेगी और उसके फैसलों के आगे खुद गुलाब सिंह को भी झुकना पड़ेगा। यह देखकर सूरज और ईशा दोनों सन्न रह गए। सूरज महसूस कर रहा था कि ब्याह का असली मकसद सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इस परिवार को तोड़ना और ईशा को बर्बाद करना है। ईशा जान चुकी थी कि हवेली में अब जो तूफान आया है वह आसानी से थमने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर आप ईशा के फैन हैं और चाहते हैं कि वह इस मुश्किल से निकल जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ईशा का साथ दें। अगली सुबह का सूरज एक नई मुसीबत लेकर आया। बंदिया का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। वह ईशा को मानसिक रूप से तोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने ईशा को अपनी पगव फेरे की रस्म की दावत में बुलाने का फैसला किया। यह दावत सिर्फ एक बहाना थी। असल में वह ईशा को अपनी नई ताकत का एहसास दिलाना चाहती थी। बिया ने ईशा के फोन पर कॉल किया। संजोग से फोन सूरज के पास था। जैसे ही सूरज ने स्क्रीन पर बंदिया का नाम देखा, उसका खून खौल उठा। उसने फोन उठाया और गुस्से में बंदिया से बात करनी चाहिए, लेकिन ब्याह तो पहले से ही तैयार थी। उसने चालाकी से फोन गुलाब सिंह के हाथ में थमा दिया। उधर से गुलाब सिंह की भारी और मजबूर आवाज आई। उन्होंने सूरज से कहा कि उसे और ईशा को दावत पर आना ही होगा। सूरज जानता था कि यह गुलाब सिंह के शब्द नहीं बल्कि बंदिया की धमकियां बोल रही हैं, लेकिन सूरज कभी भी अपने पिता समान गुलाब सिंह की बात नहीं टालता था। उसने भारी मन से हाँ कर दी, लेकिन जब यह बात ईशा तक पहुंची तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने साफ इनकार कर दिया। सूरज, मैं उस औरत के घर नहीं जाऊंगी जिसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं वहां अपमानित होने नहीं जाऊंगी। सूरज भी ईशा की हालत समझ रहा था, लेकिन वह वचन दे चुका था। तभी वहां ताई माँ आ गई। ताई माँ ने ईशा को समझाया कि बेटा, यह सिर्फ बिया की बात नहीं है, ये समाज और रस्मों की बात है। अगर तुम नहीं गई तो बातें बनेंगी और ब्याह को और मौका मिलेगा हमें नीचा दिखाने का। ईशा ताई माँ की बात कभी नहीं टालती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ी। वह दावत में जाने के लिए तैयार होने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। उधर बंदियां और गुलाब सिंह के घर में भी एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी।
जहां बंदियां ईशा को जलील करने के प्लान बना रही थी। वहीं गुलाब सिंह की आंखों में एक बेब सी थी, लेकिन शायद उनके दिमाग में भी कोई योजना चल रही थी कि कैसे अपनी बेटी ईशा को इस जाल से निकालकर वापस घर लाया जाए। यह दावत सिर्फ खाना खाने की नहीं, बल्कि शय और मात के खेल की थी। सूरज तैयार होकर कमरे में आया। उसने सोचा था कि ईशा तैयार होगी, लेकिन जब उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा ईशा खिड़की के पास खड़ी बाहर शून्य में ताक रही है। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और थकान थी। सूरज ने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा और नरमी से कहा, ईशा जी, आपको तैयार होना चाहिए। हमें देर हो रही है, आज दावत पर जाना जरूरी है। ईशा ने पलकें झपकाई, लेकिन सूरज की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कमजोरी थी। नहीं सूरज, मैंने कल भी कहा था ना, मेरा मन नहीं है। मैं वहां नहीं जा सकती। मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। सूरज उसकी इस जिद और व्यवहार से उलझन ईशा वाली